आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज का बड़ा सवाल बस एक ही है और वो ये है कि क्या राष्ट्रीयता के राग पर शुरू हुई ये बहस जो पूरे चुनाव में चली, अब उसी राग पर चलेगा देश? आइए इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और साथ ही साथ विपक्ष क्या कह रहा है। एक ऐसा प्रिंट आउट, एक ऐसा टैग फैशन हो गई थी, कुछ भी करो उसको लगा लो, आपके गंगा स्नान करने जितना पुण्य मिल जाता था। उस टैग का नाम था, और पूरी तरह नकली, उस टैग का नाम था सेक्युलरिज्म। और नारे लगते थे सेक्युलर एक हो जाओ, सेक्युलर एक हो जाओ। आपने देखा होगा 2014 से 19 आते आते उस पूरी जमात ने बोलना ही बंद कर दिया। इस चुनाव में एक भी राजनीतिक दल सेक्युलरिज्म का ये नकाब पहन करके देश को गुमराह करने की हिम्मत नहीं कर पाया है। मुझे पूरा यकीन है कि 2014 में और अब 2019 में फ़र्क ये होगा कि इस बार बीजेपी अपने हिंदू आइडेंटिटी या नेशनलिज्म को सामने रखकर अब जिन्होंने वादे किए उससे बच पाएंगे या उससे छुपा दे सकते हैं। इस बार उनको काम करना पड़ेगा और इतना बड़ा मैसिव मैंडेट इनको मिला है, इनको बताना पड़ेगा काम करके। नहीं बताएंगे तो फिर देखिए, जब हिंदुस्तान की आवाम इनको आसमान पर लेकर जा रही है तो कल ज़मीन पर भी लाएगी। सेक्युलरिज्म वर्सेस रिलीजन और कास्ट के ऊपर थी, तो वही हो गया। लेकिन लोगों ने उसका स्वीकार नहीं किया। लोगों ने स्वीकार किया है कि वो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर जो पार्टी है उसका स्वीकार किया, और हम सर्वधर्म समभाव की भाषा कर रहे थे उसका उन्होंने स्वीकार नहीं किया। केवल एक बात मुझे निजी तौर पर चिंता बताती है, और वो है कि आज इस देश में महात्मा गांधी के हत्यारे की विचारधारा वो जीत गई और देश का विश्व में शांति दूत महात्मा गांधी की विचारधारा हार गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां सेक्युलरिज्म का नारा देने वालों की निंदा की, तो वहीं प्रधानमंत्री के बयान के जवाब में किस तरह से विपक्ष आज खड़ा है, यह हमने आपके सामने प्रदर्शित किया। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सुशील पंडित जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, अजय गौतम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साजिद रशीदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से हमारे साथ हैं, संजीव तिवारी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं और डॉक्टर तस्लीम रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। संजीव तिवारी जी, एक ऐसी विचारधारा जो गांधी जी के हत्यारों को आगे बढ़ाती है लेकिन सेक्युलरिज्म को पीछे धकेलती है, सर्वधर्म संभव को पीछे धकेलती है, इस विचारधारा को प्रोत्साहित करता संघ परिवार, और यही विचारधारा आज देश पर लागू जिसका अनुसरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देखिए, वो छद्म धर्मनिरपेक्षी हैं जिन्होंने लगातार देश को ठगा और लूटा है, और जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर देश की गुमराह जनता को, बेगुनाह जनता को गुमराह किया है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आज जब जनता की अदालत में अजय जी यह निर्णय लिया गया कि यह जो 3 सीटें हैं जिनमें वही 3 प्रकार के अलग अलग पार्टियों से लड़ने वाले लोग हैं जी, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते थे, वह बेगूसराय की सीट हो, वह भोपाल की सीट हो, या फिर वह तीसरी सीट जो हो वह पूर्वी दिल्ली की सीट हो, इन तीनों सीटों पर लड़ने वाले 3 लोग 3 पार्टियों से थे, और तीनों के प्रचार करने वाले एक प्रकार के लोग थे जो भारत के टुकड़े टुकड़े करते थे। आखिर में उनकी पराजय क्यों हुई है और आखिर में जनता ने क्यों तय किया है कि आज भारत के टुकड़े टुकड़े से ज्यादा बड़ी बात है संजीव जी, क्योंकि यहाँ जो बात है वो उस विचारधारा की है जिसे एक तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई जो लोग छद्म सेक्युलरिज्म की बात करते थे आज वो गायब। क्या विचारधारा ऐसी है जो पूरे विश्व को अपने में समाने की बात करती है?
जो कहती है यह विचारधारा कि पूरा विश्व अपना है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाली यह विचारधारा है। इस विचारधारा के ऊपर जबरन इस प्रकार के आरोप लगाने लोगों को आज भारत की जनता ने पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। रहमानी जी लेकिन ऐसा नहीं मानते क्या? रहमानी जी, आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी की बातों और उसके साथ साथ जो उसका विपक्ष सामने खड़ा होकर अपनी बातों को मुखरता से रख रहा है, क्या मायने आपके लिए ज्यादा रख रहे हैं? सेक्युलरिज्म खत्म हो चुका, छद्म सेक्युलरिज्म की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रवाद ही एक फिलॉसफी है देश में? देखिए, देश ने एक मैंडेट दिया है जी, और हिंदी बेल्ट में पर्टिकुलरली 50% से ज्यादा लोगों ने जो मैंडेट दिया है जी, वो नेशनलिज्म के नाम पर दिया है। आप जानते हैं कि पहला इलेक्शन रहा है पूरे के जब से 1952 से अब तक जिसमें नेशनलिज्म को मुद्दा बना के लड़ा गया, विकास को मुद्दा नहीं बनाया गया। और लोगों ने उसको पसंद किया है। जो बीजेपी, जिस राष्ट्रवाद की बात बीजेपी करती रही है, आरएसएस रादर करती रही है, उसको मैंडेट मिला है, उसका सम्मान करना चाहिए। नहीं, आपने कहा जिस राष्ट्रवाद को आरएसएस बढ़ाती है, तो राष्ट्रवाद तो एक ही हो सकता है रहमानी साहब, राष्ट्रवाद की दो परिभाषा तो नहीं हो सकती। नहीं, राष्ट्रवाद दो है। नहीं असल में आपने पकड़ लिया। राष्ट्रवाद की परिभाषाएं बदकिस्मती से दो हैं इस देश में। एक इंडियन नेशनलिज्म है जिसका एलिजियंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ है, एक हिंदू नेशनलिज्म है जिसका एलिजियंस आरएसएस के साथ है। भारत के लोगों की बड़ी तादाद ने आरएसएस के नेशनलिज्म को प्रमोट किया है, मैंडेट दिया है। ऐसे में सेकुलरिज्म अगर एब्सोल्यूट हो रहा है तो ये सरकार अगर उसको एब्सोल्यूट करना चाहती है तो बहुत जल्दी उनको 2/3 मेजॉरिटी स्टेट्स में भी मिल जाएगी और यहाँ भी मिल जाएगी। वो कॉन्स्टिट्यूशन में से एक ही नहीं, लेकिन आप जो ये फर्क कर रहे हैं दो राष्ट्रवाद, ये दो राष्ट्रवाद की परिभाषा अभी तक हमने समझी नहीं है, इसलिए इससे समझना पड़ेगा। विजय जी, दो राष्ट्रवाद, एक संघ परिवार का राष्ट्रवाद है और एक वाकई में भारतीय राष्ट्रवाद है। अजय जी, उसको समझने के लिए आपको चाहिए कि जो विज्ञान भवन में आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने जो म्यूजिंग्स दिए थे उसको अगर आप सुनेंगे तो आप उसको समझ लेंगे। विजय तिवारी जी आपका जवाब दे रहे हैं। विजय जी, अजय जी, सुरक्षा और विकास ये दोनों जब जुड़ते हैं तब राष्ट्रवाद बनता है। और दुनिया में जहां भी राष्ट्रवादी जनता सरकार के साथ खड़ी होती है वहां का विकास आप निकाल कर देख लीजिए, दुनिया में सबसे सरपट भागती हुई व्यवस्था है। राष्ट्रवाद की परिभाषा जो हम समझते हैं उसका मतलब देश से प्रेम है, लेकिन हमने देश से प्रेम के अलावा और क्या हो सकता है? अजय जी, मैं वही आ रहा हूं, आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं वही आ रहा हूं जी। हमने बार बार कहा है कि हमारे यहाँ हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, यानी हिंदुत्व का जो समग्र दर्शन है, जो हम धर्म की बात करते हैं, धर्म तो अपने आप में निरपेक्ष है। इसको बार बार धर्मनिरपेक्ष पता नहीं कौन सा गुण लेकर के आए, कौन सी डिक्शनरी सारा विषय लेते हैं। ये पंथ निरपेक्ष, सांप्रदाय निरपेक्ष की बात, धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं। हम कहते हैं हिंदुत्व का जो विषय है, सारा दर्शन है, वो धर्म के सारे गुणों को समाहित करके चलता है। तो हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है। और आप देख लीजिए हिंदुत्व ही राष्ट्र, अगर आप हिंदू हैं तो आप राष्ट्रवादी। मैं बोल रहा हूं देश में जहां जहां भी हिंदू घटा है, जहां भी हिंदू घटा है, वहां राष्ट्रवादी मानसिकता में क्षीणता आई है। सारा देश देखता है, आप गणना करके देख लीजिए। और पिछले 4-5 साल में जो विमर्श हुआ है वो विमर्श। रशीदी जी आपका जवाब दे रहे हैं। रशीदी जी, जहां जहां हिंदू घटा वहां देश की भावना भी घटी। आप पंजाब को शामिल कर रहे हैं उसमें। मैं आऊंगा रहमान साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन जरा रशीदी जी का जवाब है। अरे वो तो हिंदू समाज के ही अंग रहे हुए हैं। जी बोलिए रशीदी जी। अजय जी अभी दो तरह के नेशनलिज्म दो लोगों ने बयान किए जी, अब तीसरा ही बताएंगे। एक तस्लीम रहमानी साहब ने बयान किया, एक विजय शंकर तिवारी ने किया। मेरा मानना यह है कि देश के अंदर राष्ट्रवाद एक ही है। कोई अगर हिंदू नेशनलिज्म कहता है जी, या हिंदू के नाम पर एक राष्ट्रवाद की नई परिभाषा घड़ता है तो वो गलत है। राष्ट्रवाद एक ही हो सकता है और वो है देश प्रेम, जो आपने कहा है जी। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, धर्म अपनी जगह है, देश प्रेम अपनी जगह है। और दोनों धर्म, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ये राष्ट्र प्रेम ही हमें सिखाते हैं, देश प्रेम ही सिखाते हैं। हम इसको अलग अलग
दृष्टिकोण से जिस तरह से देख रहे हैं अपने नजरिए से, ये सियासी नजरिए हो सकते हैं। रशीदी साहब, आपने विजय जी को सुना नहीं? विजय जी स्पष्टता से कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद एक ही है, वो हिंदू राष्ट्रवाद है, इसके अन्यथा कोई राष्ट्रवाद नहीं है। ये बात है यहाँ पर। मैं उसको नकार रहा हूं, मैं इसको नकार रहा हूं ना जी, मैं उसको नकार रहा हूं ना। आप सुन तो लीजिए मेरी बात। ये हिंदू नेशनलिज्म कोई नेशनलिज्म नहीं, राष्ट्रवाद का मतलब ये देश प्रेम। धर्म अपनी जगह है, देश प्रेम अपनी जगह है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही रात कि सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ सियासी दुकानें चलती थी पहले जी, और वो सिर्फ अपने आप को सेकुलर कहते थे। जैसे कांग्रेस कहती थी हम सेकुलर हैं, समाजवादी कहती थी हम सेकुलर हैं, बसपा कहती थी हम सेकुलर हैं। सवाल यह है कि पार्टी का नाम सेकुलरिज्म नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि देश से आपका प्रेम पूरा पूरा हो, देश से आपका प्यार पूरा पूरा। लेकिन आपने तो यहाँ पर आपस में एकता, देखिए रशीदी जी, आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जा रहे हैं। हम यहाँ पर राष्ट्रवाद की एक मुख्य परिभाषा को सामने रख रहे हैं। परिभाषा एक है, देश में राष्ट्रवाद की परिभाषा सिर्फ होती है। क्यों अजय गौतम जी? देखिए, बिल्कुल आपने से कहा, राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति दायित्व, राष्ट्र के प्रति आपके कर्तव्य का जो निर्वाह है, वही आपका देश प्रेम है। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत से लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड तो इस देश का होगा। नहीं, नाम लेके बोलिए, बहुत से कौन से लोग ऐसे हैं? क्या आपका आधार कार्ड हमारा आधार कार्ड अलग है क्या? देखिए, जैसे तस्लीम रहमानी जी की जेब में जो आधार कार्ड है वो भारत का, लेकिन वो जब हम कहेंगे ना राष्ट्र के प्रति आप वंदे मातरम बोल दीजिए, सम्मान के लिए कहेंगे बिल्कुल नहीं बोलूंगा, तो ये जो छद्म राष्ट्रवाद है हम उसके विरोधी है। हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि राष्ट्र अखंड हो, भारत अखंड हो और भारत हिंदू राष्ट्र हो। हमारी मूल परिकल्पना और हमारी मूल संरचना, हमारा उद्देश्य भी वही है। हम ये चाहते हैं कि भारत जो वर्ष है वो आगे हिंदू। रहमानी साहब, सर मैं पूरा सर, जय हिंद और वंदे मातरम में दिक्कत है आपको? आज अजय गौतम जी को संतुष्ट कर दीजिए आप। अजय जी मुझे 30 सेकंड दीजिए। हाँ बिल्कुल, आइए साहब, आप और अजय गौतम जी बात कर लीजिए। चलिए, मैं फ्लोर आप दोनों के लिए खोलता हूं। देखिए अजय जी, पंडित अजय गौतम यहाँ बैठे हैं जी, ये अपने आप को हिंदू मानते हैं। मैं कहता हूं ये हिंदू नहीं है, मैं कहता हूं ये हिंदू नहीं है, क्योंकि इन्होंने साजिद रशीदी के ऊपर एक केस किया है कि ये देशद्रोह है। हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, कुछ सरफिरे लोग ऐसा कर सकते हैं, हिंदू ऐसा नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकता था, तभी तो सुशील जी यहाँ बैठे हुए हैं। सुशील जी यहाँ बैठे हुए हैं सीधे सीधे। ना मेरे देश का हिंदू, ना मेरा देश का हिंदू नफरत करने वाला है। ये हिंदू है नहीं, पढ़ा करके मुसलमान के ऊपर देशद्रोह का केस लगाते हैं, को निकाल करके बाहर कर दिया। सुशील जी उसके सीधे सीधे प्रमाण यहाँ बैठे हुए हैं, यही पढ़ाते रहे आप अब तक। लेकिन अब हिंदू आपकी बात पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। रशीदी साहब आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, सिद्धांतों को मानने के लिए तैयार नहीं है। सवाल विजय शंकर जी, आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। विजय शंकर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या हिंदुइज्म नफरत सिखाता है? अरे हिंदुइज्म ही अकेले है जो नफरत नहीं सिखाता है। आप तो सिखाते हैं ना, नफरत सिखाता है? आप तो सिखाते रहे ना। मुझे बताइए आप। मैं ये कह रहा हूँ हाँ या नाम जवाब दीजिए ना। हाँ ना क्या होता है? हाँ या नाम जवाब दीजिए ना। क्या होता है? अरे मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या हिंदू धर्म नफरत सिखाता है? नफरत आप सिखाते हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं सिखाता। नफरत आप सिखाते हैं। आप जैसे लोग हैं जो नफरत करते हैं, नफरत सिखाता है। आप अगर हिंदू नफरत सिखाता होता तो रशीदी साहब नफरत नहीं सिखाता। आप आज नहीं कह रहे हो, जो भी कह रहे हैं। आइए, उन्होंने विजय जी के बात में बात की, इसलिए चलिए अजय गौतम जी आपका जवाब दे रहे हैं। रशीदी जी, देखिए वो मुसलमान से प्रेम करेगा, वो अजय गौतम जी, बात बड़ी, देखिए बात बड़ी स्पष्ट है जी। हम जिस विचारधारा के लोग हैं, हम जिस ध्वज को प्रणाम करते आए हैं, हमारे यहाँ कहा गया नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हमारे यहाँ जो राष्ट्र है वो माता है, हमारे यहाँ जो राष्ट्र है वो भूमि नहीं है, वो हमारी माता है। और हमारे साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरीके का, आप देखिए सुशील पंडित जी का विषय है, कश्मीर का मैं उठाना नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरीके से लाखों पंडितों को कश्मीर से अजान दे देकर उनके ऊपर गोली चला के क्या, उसकी आवाज में विरोध के अंदर क्या कभी तस्लीम रहमानी जी आए, तस्लीम रहमानी जी बोले वो इनका कौन सा छद्म राष्ट्रवाद था? मुझे बता दीजिए। राष्ट्रवाद एक ही होता है कि राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण हो। ये समर्पण कैसा है? नहीं, जय हिंद तो बोल सकता हूं, लेकिन मैं वंदे मातरम बोलने में कंफर्टेबल नहीं। रहमानी जी जवाब दीजिए अजय गौतम जी का। रहमानी जी, अजय गौतम जी का जवाब दीजिए। अब फ्लोर आप दोनों के लिए, अजय गौतम जी और रहमानी साहब। देखिए,
देखिए मेरी जेब में जो मेरा आधार कार्ड रखा है वही आधार कार्ड मेरे दिल में है जी। मैं भारत से प्यार करता हूं, इसका प्रमाण मैं किसी को देना नहीं चाहता। और मैं भारत में जो लोग भी रहते हैं, उनका जो धर्म भी हो और जो उनकी विचारधारा भी हो, अपने से विपरीत विचारधारा के बावजूद मैं भारतीय की हैसियत से उनसे प्यार करता हूं, कर रहा हूं, करता रहूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकेगा उसके लिए। ये मेरी भारतीय, ये मेरा नेशनलिज्म है। जहां तक कश्मीरियों की बात की, मेरे 2014 में मोदी जी की सरकार आने के बाद से अब तक मैंने 50 डिबेट्स में ये बात कही है कि हमको सबसे पहले कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में वापस पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार को उसके लिए कदम उठाने चाहिए। एक किसी ने उठाए नहीं। कश्मीरी पंडितों का जो दर्द कश्मीरी पंडितों के दिल में है। अच्छा, ये आपको सिर्फ 2014 में क्यों सूझा रहमानी साहब? हमने एक बार कहा 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद क्यों सूझा, उसके पहले क्यों नहीं सूझा साहब? लेकिन सुशील पंडित जी जाने को तैयार है। सुशील पंडित जी जवाब दीजिए इसका। 2014 में रहमानी साहब अपील करते हैं, पहले नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्यों नहीं जाना चाहते जिस तरह से रहमानी साहब कह रहे हैं? सुशील पंडित जी, सिंह जी ने एक मीटिंग बुलाई थी माइनॉरिटी कमीशन में, वहां भी हमने कहा था ये। जी, सुशील पंडित जी क्यों नहीं जाना चाहते आप कश्मीर? क्योंकि जिन हालतों में हम कश्मीर से निकले थे उससे बदतर हालात हैं अभी। आप किस मुंह से पूछते हैं कि आप कश्मीर क्यों नहीं जाना चाहते? ये फैसिलिटी इनको आपको मालूम है हम किन हालतों में कश्मीर से बाहर निकले? ये फैसिलिटी इनको अब नहीं मिल पाएगी वापस जाने को। व्यक्तिगत आपने कौन सी फैसिलिटी दी थी जब हम लोग निकले थे वहां से? फैसिलिटी ले रहे हैं हम किस फैसिलिटी को लेने के लिए निकले थे वहां से? छोड़ना चाहते? आपको शर्म आनी चाहिए। हम किस फैसिलिटी को लेने के लिए निकले थे वहां से? चाहिए है हम वहां से कौन सी फैसिलिटी लेने के लिए निकले थे? ये सियासत कर रहे हैं कश्मीर। हम कौन सी फैसिलिटी लेने के लिए निकले थे? किस सुविधा को आपने मुहैया कराया था यहाँ? ये साजिद रशीदी इनकी दुकान चल रही है, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, साजिद रशीदी कह रहे हैं। मतलब बदतमीजी की इंतहा है आपकी। आप कुछ कर नहीं सकते लेकिन कहेंगे कि हम सुविधा लेने के लिए घर बार छोड़ के निकले थे, अपना परिवार तबाह करके हम किसी सुविधा को लेने के लिए निकले थे। जाना क्यों नहीं चाहते आप कहिए, सरकार से गुहार लगाइए, हम आपके साथ हैं। मैं गुहार लगाऊंगा, इसके लिए मुझे आपसे तजवीज चाहिए। आप क्या रहे हैं रशीदी साहब? ये राष्ट्रवाद की परिभाषा है, राष्ट्रवाद की देखिए। रशीदी साहब, हमारी नस्ल खुशी हो और आप कहें कि हम सुविधा रशीदी साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन 90,000 कश्मीरियों को पूरे परिवार के साथ वहां से खदेड़ के बाहर निकाला गया, उनके बारे में आप ये कहते हैं कि आप सुविधा लेने के लिए यहाँ पर बैठे हैं? की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं सुशील पंडित उन्हीं में से राष्ट्रवाद है सर, ये इनका राष्ट्रवाद है। तो ये इनके राष्ट्रवाद का ढोंग है। ये इनके पंडितों जैसे नेता बाहर आ गई क्योंकि ये खुद अपने घर में बैठे हैं और मैं तमाम कश्मीरी अपने घर से बाहर है, अपनी जन्मभूमि से बाहर है, अपने प्रदेश से बाहर है, उसको कहता है कि ये सुविधा लेने निकले। ये देखिए सरकार को वापस भेजना चाहिए। आपकी कोरी लफाजी की पोल यहाँ मुसलमान चाहता है कि जाना चाहिए कश्मीर पंडित कहा था और अब कहा था ना। रशीदी जी आज बेनकाब हो गए हैं इस चैनल पर बैठकर, और जिस तरह से जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, या तो वो गौतम जी के लिए हो या कश्मीरी पंडितों के लिए हो, या भाषा बताती है कि किस प्रकार के राष्ट्रवाद की बात करते हैं और आपका छद्म राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, आपको जवाब देना पड़ेगा रशीदी जी, और ये आपका छद्म राष्ट्रवाद नहीं चलेगा। अजय जी, सुशील पंडित जी को ये भी बताना चाहिए कि वो किन हालात में कश्मीर में वापस जाना चाहते थे, अब भी जाना नहीं चाहते। पंडित जी से बड़ी अफसोस की बात है कि कौन से हालात में अफसोस की बात है रशीदी जी कि आप इस तरह की सोच यहां पर सामने रखना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित सुविधाओं के लिए अपना घर बार छोड़कर भागे। तो जरा मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर में सुविधाओं के लिए क्या मुसलमान अपने घर छोड़कर भागे थे? पंडित की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सुशील पंडित जैसे नेताओं की बात कर रहा हूं। आखिर वो कौन से हालात वापस जाने के लिए, आप इस तरह से कौन से हालात में वो वापस जाएंगे, ये बता दें आप। बिल्कुल। रहमानी साहब का पॉइंट, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। रहमानी साहब का पॉइंट यहाँ बहुत वैलिड है। रहमानी साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। यहाँ पर कौन से हालात वहां पैदा हो जिसके आधार पर कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस जा सकते हैं? रशीदी साहब इसका जवाब दीजिए। हालात पैदा करने की जिम्मेदारी किसकी है, सुशील पंडित की या कश्मीर में रह रहे मुसलमानों की? मेरे सुशील पंडित जी, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। कौन से हालात एक्सपेक्ट करते हैं? अरे भाई, सवाल आप मुझसे पूछ लिए, सरकार की जिम्मेदारी। 1997 में हमसे कहा गया कि लौट चलिए, हालात ठीक है, और 1997 में वंदहामा किया गया, 24 लोग भून के मार दिए गए। चाहिए थे 2003 में कहा गया चलिए, संग्रामपुरा किया गया, हालात पैदा नड़ीमर्ग हुआ, वहां लगातार वहां सामूहिक नरसंहार किए गए जब कश्मीरी पंडित लौटे हैं। जाने नहीं दे रही है। आप ये चुपचाप क्यों गोल कर जाते हैं बातें?
जाने नहीं दी जा रही। जब कश्मीरी पंडित वहां लौटे हैं, सामूहिक नरसंहार का शिकार। चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम इस बात पर चर्चा शुरू करते हैं कि जैसे ही बूचरखाने बंद होने की बात सामने निकल कर आती है, जैसे ही बात कही जाती है कि मॉब लिंचिंग हो रहा है देश में, तो अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश की जाने की बात कही जाती है। जहां अल्पसंख्यक समुदाय पर अगर किसी तरह के आक्षेप की बात आती है, यानी कि मॉब लिंचिंग की बात आती है, बूचरखाने को बंद करने की बात आती है, तो कहा जाता है कि उनकी संवेदनाओं का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर कश्मीरी पंडितों को वापस जाने की बात कही जाती है तो कहा जाता है कि कश्मीरी पंडित अवसरवादी हो रहे हैं। क्या यह दोहरे मापदंड नहीं है? क्या यह राष्ट्रवाद को चुनौती देना नहीं है? नहीं, देखिए बिना शर्त कश्मीरी पंडितों को वापस जाना चाहिए और उनकी वहां पर सुरक्षा, उनके मान सम्मान का पूरा एहतमाम सरकार को, वहां के मुकामी लोगों को करना चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते और हम उसके लिए लड़े हैं, लड़ते रहेंगे, कश्मीरी पंडितों से ज्यादा लड़े। सवाल यह है कि जब हम ये कहते हैं, और मैंने इसीलिए सवाल पूछा था कि कौन सा वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर कश्मीरी पंडित चाहते हैं वहां जाने के लिए, तो कैमरा पे तो नहीं कहते, लेकिन पीछे मैं नाम इस वक्त लेना नहीं चाहता, पीछे लोग कहते हैं कि ये फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आज़ाद वाले कश्मीर में हम जाना नहीं चाहते, हम जाना चाहते ट्राइफर्केटेड कश्मीर में। ये बात ऑनलाइन नहीं कही जाती, ऑन एयर नहीं कही जाती। पहली बार मैं सुन रहा हूं। अगर वो ये चाहते तो कश्मीर में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या फर्क पड़ता है वो कि किस कश्मीर में जा रहे हैं? कश्मीर उनका घर है, पैतृक निवास है। यस, वो एक डिवाइडेड कश्मीर में जाना चाहते हैं। पंडित जी, क्या आप वाकई में डिवाइडेड कश्मीर में जाना चाहते हैं? आपके लिए कश्मीर महत्वपूर्ण है, आपके लिए जम्मू कश्मीर महत्वपूर्ण है। ये बात को तोड़ मरोड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर हमारे लिए निरापद नहीं होगा, तब तक सुरक्षित नहीं होगा, जब तक कश्मीर में धारा 370 जैसे कानून हैं जो कश्मीर को भारतीय संविधान से अलग रखते हैं, भारत की संसद की पहुंच से अलग रखते हैं, जब तक वहां पर एक मुस्लिम राज्य की स्थापना करने वाली व्यवस्था है जो हमारे साथ भेदभाव करती है, वो व्यवस्था जब तक रहेगी तब तक हमारा वहां से बार बार पलायन होता रहेगा, क्योंकि तब तक हमारी पीढ़ियां वहां सुरक्षित नहीं रहेंगी, नहीं रह पाएंगी। तो आपको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि वहां की व्यवस्था में भारत का संविधान लागू हो। मुस्लिम राज कश्मीर में, अगर मुस्लिम राज कश्मीर में, तो फिर पूरे देश में हिंदू राज क्यों नहीं? मैं भाई देखिए, मेरी ही बात को एंडोर्स कर रहे हैं जी, मेरी ही बात में हिंदू राज से प्रॉब्लम नहीं है जी। देखिए, मैं जाती तौर पर मैंने मोहन भागवत जी तक से बात की, हिंदू राज से प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस दुनिया में 50 मुस्लिम राष्ट्र हैं और अगर 70-80 क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, एक ज्यूज राष्ट्र है, 15 बुद्धिस्ट राष्ट्र है, तो एक हिंदू राष्ट्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र में अगर कोई ये इंसिस्ट करता है कि तमाम 132 करोड़ हिंदुस्तानी खुद को हिंदू मान ले, तब मसला पैदा होता है। इसलिए हमने कहा कि एलोबरेट कीजिए कि रहमानी साहब, क्या संजीव जी, क्या ऐसा है? क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, क्या हिंदुत्व तो ये कहता है कि हर धर्म के लोग अपने आप को हिंदू कहने लगे? ये तो अपभ्रंश है शायद। देखिए अजय जी, भारत ही एक ऐसा देश है जहां हिंदुओं की अधिकता रहते हुए भी विश्व के तमाम धर्म के लोग हैं। सुनिए अब रहमानी जी, जहां तमाम धर्म के लोग हैं और सभी धर्म के लोग अपने सभी उत्सव मनाते हैं, अपने सभी पर्व मनाते हैं और उसके बावजूद भी अपने सभी अधिकारों को उसी प्रकार से एंजॉय करते हैं जैसे हिंदू करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी क्या भारत में हिंदू एक प्रांत में जहां पे वह अल्पसंख्यक है इस प्रकार से रहेगा? और सिर्फ यही नहीं मुद्दा है, मुद्दा केरल के भी उन भागों का है, उन जिलों का है जहां पे हिंदू लगातार रहमानी साहब, और इसी तरह की स्थिति रहमानी साहब उस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, उस हिंदुत्व की परिकल्पना को खोखला बताते हैं। वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद नहीं है। यही रहमानी साहब कह रहे हैं, इस बात को समझिए आप संजीव जी। इनकी यही स्थिति है और यही इनका दोहरा मापदंड है। इन्होंने आज तक दोहरा मापदंड। अजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक सीधा सवाल, आपको भारतीय संविधान से क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? आपको भारतीय संविधान से कोई परेशानी या तकलीफ है? तो आपसे पूछा जाना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी ये कहती रही है कि वी आर हियर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए। एक बात सुनिए, मैं कह रहा हूं आज देखिए हमारा भारतीय संविधान नहीं, आप बात घुमा रहे हैं कि भारतीय, मैं आपसे साफ पूछ रहा हूं। पंडित साहब, सुशील जी, जरा हम यहाँ पर रशीदी जी से पूछ रहे हैं। रशीदी जी, भारतीय संविधान में आपको यकीन है, भरोसा है या नहीं है? स्टेटमेंट है, या आपको लगता है स्टेटमेंट नहीं है जो रिकॉर्ड पर है, जो ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना होगा,
ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है। बार-बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई आसमानी किताब नहीं है, ये एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है। इसमें 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा समयानुसार, परिस्थिति अनुसार बदला जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा संविधान है और उसका रिव्यू होते रहना चाहिए जरूरत के अनुसार। 35 तो संविधान के साथ एक फ्रॉड है, आपको पता है 35 कैसे आया था? ये फ्रॉड है, जो फ्रॉड किया गया है इसी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पीछे फ्रॉड किया गया है 140 उसको तो हटाया जाना जरूरी है और वो हटेगा, है ना? तो मैं वो हटेगा। ऐसा संविधान जिसमें परिवर्तनशील डॉक्यूमेंट है, जो बदला जा सकता है, सुधारा जा सकता है, उस संविधान से आपको कोई तकलीफ परेशानी है? अगर आपको उस संविधान से कोई परेशानी नहीं है, अगर आप उस संविधान के हामी हैं, तो वो संविधान कश्मीर में लागू क्यों नहीं होता है? आप बता रहे संविधान से आप परेशानी। आइए जरा कश्मीर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा पूरे देश को भी आप इस बहस में शामिल करते हैं। आप ही बता रहे हैं कि मौलाना रशीदी से परेशानी है। मौलाना रशीदी, क्या आपको संविधान में भरोसा है या नहीं है? संविधान में आस्था है आपको कि नहीं? शपथ लेते हैं आप संविधान की कि नहीं? अजय भाई जी, मुझसे बहैसियत मुसलमान होने के क्यों पूछा जाता है कि संविधान में भरोसा है क्यों नहीं? मैंने ये नहीं कहा कि आप मुसलमान, और मैंने तो सिर्फ रशीदी जी कहा कि आप नहीं सुन लीजिए पहले पूरी बात। अपने आप को क्यों मुसलमान समझते हैं? पूरी बात सुनिए ना सर, पूरी बात सुनिए जी सर, पूरी बात सुनिए। बिल्कुल बताइए सर, पूरी बात सुनिए। दिक्कत क्या है कि हमारे एक एक वर्ड को पकड़ते हैं आप, और सुशील पंडित के पूरी किताब को भी आप खोल कर नहीं देखते। चलिए, सुशील पंडित, अच्छा लगा आपने मुझे बहस में कहा कि जब तक कश्मीर में मुसलमानों की हुकूमत रहेगी हम नहीं जाएंगे। क्या यही राष्ट्रवाद है? क्या यही देश का संविधान है? इनको शर्म नहीं आनी चाहिए अपने इस बयान पर? मैंने कहा जब तक वहां इस्लामियत रहेगी, अपने इस बयान पर जब तक वहां पूरे इस्लामियत रहेगी, एक सूबे में मुसलमानों की वहां भारत के संविधान के ऊपर इस्लामी संविधान सवार रहेगा। इस्लामी हुकूमत थोड़ा ये बिल्कुल है। भारत का संविधान वहां लागू नहीं होता, आपको मालूम है? और मुसलमान हुकूमत में आपको मालूम है कि भारत का संविधान कश्मीर में लागू नहीं है? मुसलमानी हुकूमत में अरे आपको मालूम है कि भारत की संसद की पहुंच के बाहर है कश्मीर? वहां राजा और देश का हर नागरिक आपकी सियासत समझता है, वहां लागू नहीं है। आप कश्मीर नहीं, आपको मालूम है कि भारत का संविधान कश्मीर में लागू नहीं होता है? आप गलत कह रहे हैं। अरे सुनिए, कश्मीर का अपना संविधान है, पूरा संविधान लागू होता है। कश्मीर का अपना संविधान है, आप जानते हैं। मैं समझ चाहता हूं, मैं बहस को हम आगे रखेंगे। एक मिनट, एक बड़ी खबर अभी आ रही है। गुजरात में एक सूरत में बिल्डिंग में आग लगी है, ऐसी खबर आ रही है। गुजरात की सूरत में एक बिल्डिंग में आग लगी है। ऐसा बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है और उसमें क्लासेस चल रहे थे। बच्चे आग की वजह से वहां से कूद कूद कर अपनी जान बचा रहे हैं। कई बच्चे 4थी मंजिल से इस इमारत के कूदकर अपनी जान बचा रहे हैं। सूरत की ये तस्वीर अभी आपके सामने है। ये तस्वीर चूंकि विचलित कर सकती है आपको, इसलिए हम आपको इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं। पूरब पटेल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूरब, क्या हुआ यहाँ, आग कैसे लगी? देखिए, अभी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन जिस तरह से आप विजुअल देख पा रहे हैं, बड़ी भयानक आग है। और सूरत के जो सनाथल जकात नाका है, वहां पर तक्षशिला अपार्टमेंट है, उसकी 4थी मंजिल पर ये भयानक आग लगी हुई है। जहां पर आग लगी वहां पर कोचिंग क्लास चल रहे थे और अचानक आग लगने के कारण वहां पर जो लोग थे वो काफी घबरा गए। कुछ लोग 4थी मंजिल से दूसरी मंजिल तक नीचे भी कूदे, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी की जान हानि की कोई खबर नहीं आ रही है। दमकल विभाग की जो 7 से 8 गाड़ियां मौके पर है, लोगों को बाहर निकालने के लिए हाइड्रोलिक, जो फायर ब्रिगेड के पास जो हाइड्रोलिक सीढ़ी होती है वो भी मंगवाई गई है, ताकि कोई अगर फंसा हुआ हो तो उसको सही सलामत रेस्क्यू किया जाए। फिलहाल जो है दमकल विभाग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। पूरब, आप हमारे साथ बने रहे। हम दर्शकों को ये तस्वीरें तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि इस इमारत में जहां आग लगी है, कई बच्चे 4थी मंजिल से कूद कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 से 45 फीट की ऊंचाई से अगर कोई बच्चा कूदता है तो क्या होगा। हम इसके आगे की बात आपके सामने नहीं रखना चाहते, लेकिन आप सिर्फ फर्ज कीजिए, हर माता पिता के लिए यह खबर जरूरी है, क्योंकि अगर आज आपके बच्चे के साथ ये हो
तो आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए इन तस्वीरों को हम आपके सामने प्रदर्शित नहीं कर रहे। लेकिन यहां पर हर तरह की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है, तरह तरह की तमाम जो संस्थाएं हैं उनकी जिम्मेदारी है, और हर जिम्मेदारी को आज ताक पर रखा गया है। कम से कम यह स्पष्ट हो रहा है। दमकल विभाग वहां पहुंचा तक नहीं है जब यह तस्वीर ली गई थी। आग बहुत धधक धधक कर जल रही है और बच्चे कूद कूद कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में बच्चों का क्या हश्र हो रहा होगा यह हम आपके सामने बिल्कुल शब्दों के आधार पर नहीं रखना चाहते। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि चौथी मंजिल से कूद रहे बच्चे, क्या हो रहा होगा उनके साथ। कम से कम 45 फीट की ऊंचाई होगी जहां से ये बच्चे कूद रहे हैं, और नीचे सड़क है, नीचे गाड़ियां खड़ी हैं। बच्चों के बचाव का कोई रास्ता यहां पर नहीं है। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें जो अभी आपके स्क्रीन पर हैं। इस खबर से जुड़ी तमाम ताजा खबरें आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, लेकिन इस दुखद खबर के साथ आइए जरा एक बार फिर आगे बढ़ते हैं अपने बड़े सवाल पर। आज का बड़ा सवाल तो रशीदी साहब, बुनियादी सवाल यह है कि जब आप संविधान में यकीन रखते हैं, जब अजय गौतम जी संविधान में यकीन रखते हैं, और हर कोई संविधान के साथ साथ राष्ट्र में यकीन रखता है, तो फिर राष्ट्रीयता की परिभाषाएं अनेक हिंदुस्तान में कैसे हो सकती हैं? मुझे आप सिर्फ ये बताइए जी, क्या वंदे मातरम कहना ही राष्ट्रीयता है? बट इसमें हर्ष क्या है? क्या सिर्फ वंदे मातरम कहना ही राष्ट्रीयता है? देश की स्तुति करने में हर्ष क्या है रशीदी साहब? क्या देश से बड़ा कुछ है? सुनिए, जिसको देश का कोर्ट, क्या संविधान में है ये? संविधान क्या आप जब तक संविधान में जय हिंद, एक बात बताइए, संविधान में जय हिंद बोलना लिखा है क्या? क्या है संविधान में? मैं पूछ रहा हूं, संविधान के किस अध्याय में जय हिंद बोलना लिखा है? क्या कहीं नहीं लिखा है ना? होगा हम जय हिंद बोलते हैं ना? हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक हिंदुस्तानी जब होगा। अजय जी, इनके लिए कुरान बड़ा है, ऐसा नहीं, इनके लिए कुरान बड़ा है, ये संविधान की बात नहीं करेंगे। सुन लीजिए, ये संविधान की भी बात नहीं करेंगे। रशीदी साहब, मैं जान रहा हूँ। अरे सुशील पंडित, अपने गिरबान में झांको। सुशील पंडित अपने गिरबान में झांको। नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ संजीव तिवारी। हाँ, आप जिस और इस तरह से गिरबान में झांकने की बात मत किया करना। हाँ, आपको मैं बता रहा हूँ, इस तरह की बातें मत देखिए। आप मत करना। हमारी मजहबी किताब है कुरान, और हम उसको मजहब के एतबार से कुरान मानते हैं। ठीक है, और वो हमारी किताब है और रहेगी, उसको कोई नहीं खत्म करा सकता। नहीं, वो हमारी मजहबी किताब है। हिंदुस्तान का आइन हमारे लिए हिंदुस्तान का आइन है, हम उसको ऐसे ही फॉलो करते हैं। आपके कहने से क्या कुरान बदल जाएगा? संविधान बड़ा, आप कुरान बड़ी कहने वाले? हाँ ना, उत्तर दो। आप अगर वेदों को नहीं माने और हिंदू बने रहे, हम क्या कुरान को छोड़कर मुसलमान बने रहेंगे? हो गया जी, संविधान। वेदों को न माने, हिंदू बने रहे, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कहीं से होना जायज है क्या? आप वेदों को न माने, हिंदू बने रहे जी। इनको हिंदू कमाल की बात है, कैसी बातें करते हैं आप लोग? भारत तो वो देश है जहां प्राचीन काल से ही संविधान रहा है, पहले चाहे स्मृतियों के रूप में रहा हो, स्मृतियां भी समय समय पर बदलती रहती थी, और 1947 में जो संविधान हुआ, जैसे सुशील जी ने कहा, 100 से ज्यादा उसमें परिवर्तन हो गए हैं। ये देश उस परिवर्तन के साथ खड़ा होता है। एक बात तो यह है जिसको ये या तो समझना नहीं चाहते हैं, या तो समझने के बाद भी उसका विरोध करते हैं। दूसरी बात, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो ईसाई और मुस्लिम विरोध का नाम राष्ट्रवाद नहीं है। चाणक्य के समय जब अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार नंदवंश में खड़ा हुआ, तो चाणक्य के साथ, चंद्रगुप्त के साथ वहां की जनता वर्ग भेद बुलाकर खड़ी हो गई। वो राष्ट्रवाद है। विजय जी, आपकी बात सुन रहे हैं? और दूसरी बात, शिवाजी हो, राणा प्रताप हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, जब समाज में अराजकता खड़ी होती है, समाज संगठन के रूप में खड़ा हो जाता है, वो राष्ट्रवाद है। और वो आपको कल दिखाई पड़ा मोदी जी की सरकार में। देश का सभी वर्ग, सारे वर्ग भेदभाव को भूल करके क्या दिखाना चाहते हैं रशीदी जी? यहाँ गीता भी रखी, यहाँ वेद भी रखी है, और यहाँ कल देश का सारा समाज वर्ग भेद भूल करके भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ खड़ा हुआ। ये राष्ट्रवाद है। रशीदी जी, समझने की कोशिश करिए आप। जब अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार खड़ा हुआ, आप उनके साथ हिंदू, वेद न मानने वाले हिंदू, दो मुहे हिंदू, सब कुछ कह दिया आज। बस बात पता क्या है, देखिए हम लोग जो है ना,
हम लोग संविधान के प्रति समर्पित रहे हैं, ठीक है। हमारे लेकिन कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं संविधान को नहीं मानूंगा, मेरा मुस्लिम पर्सनल लॉ संविधान से बड़ा है, मेरा शरीयत में लिखा हुआ संविधान से बड़ा है। चाहे वो 3 तलाक की बात आती है तो वो कहते हैं मैं संविधान को नहीं मानूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानूंगा, मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में हुए फैसले को नहीं मानूंगा, मैं अपनी शरीयत के कानून को मानूंगा। ये है इनका छद्म आतंकवाद, ये है इनका छद्म आतंकवाद। दूसरी बात, रामायण की बात करते हैं, ये कहते हैं कि देखो ये है असली राष्ट्रवाद, मैंने अपने यहाँ रामायण रखी है, लेकिन मैं राम का विरोध करूंगा, मैं अयोध्या में राम के मंदिर बनने का विरोध करूंगा। ये है छद्म आतंकवाद, ये है इनका छद्म राष्ट्रवाद। अगर ये राष्ट्र को मानते, ये राष्ट्र को मानते, ये सर्वोच्च न्यायालय को मानते तो बता दीजिए एक देश में दो जवाब दे रहे हैं अजय जी। क्या हमने पंडित अजय गौतम जी जो फरमा रहे हैं जी, पंडित अजय गौतम जी जो फरमा रहे हैं दस्तूर के बारे में, मैं बहुत साफ कर दूं, सबको पता है, सब पढ़े लिखे लोग दुनिया हैं, यहाँ भी सब बैठे। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और जो शरीयत है जी, उसको एक्सेप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, और जो इससे पहले भी जो हमारे आर्टिकल 39 वगैरह को अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, उससे 1937 में भी एक्सेप्ट किया था, 1951 में फिर उसको अडॉप्ट कर लिया गया। तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ और जो शरीयत के जो प्रोविजंस हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान लेकिन शरीयत के प्रोविजंस मैरिज और इनहेरिटेंस के लिए एक्सेप्टेड है, बाकी चीज के लिए नहीं। सिर्फ सिविल प्रोसीजर कोड में एक्सेप्टेड है, और प्रॉपर्टी की डिवाइडेशन में है, बाकी किसी चीज में नहीं है। बिल्कुल, आपके शरीयत के कानून क्रिमिनल प्रोसीजर में इंडियन पीनल कोड में एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरी बात, हमारा संविधान कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का आधार है, वो नहीं माना जाता है, आना चाहिए। हमारा संविधान कहता है कि देश में एक कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। ये 5 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से एक है, आप उसकी अवहेलना करते हैं। यहाँ चोर के हाथ नहीं काटे जाते, यहाँ रेपिस्ट को संसार नहीं किया जाता, यहाँ कत्ल का बदला कत्ल नहीं, मीठा मीठा और कड़वा कड़वा थू, ये होता है। यहाँ एक धारा भी नहीं है। यहाँ सर पहलू खान के साथ कुछ अगर हो जाता है, पहलू खान के साथ अगर कुछ हो जाता है तो उसे कहते हैं मॉब लिंचिंग। और दिल्ली के अंदर बसई धारापुर में एक बाप जो अपनी बेटी की रक्षा करने देता है और उसको जब 4 मोमिन मिलकर कत्ल कर देते हैं तो वो बोला जाता है भटके हुए नौजवान। ये राष्ट्रवाद है सर, ये राष्ट्रवाद की परिभाषा है। अगर जुनैद मारा जाता है तो वो मॉब लिंचिंग है, लेकिन केरल में प्रशांत पुजारी मारा जाता है तो वो भटके हुए नौजवान हो जाते हैं। ये है राष्ट्रवाद। हिंदुओं का जवाब नहीं देना चाहता, क्रिमिनल एक्टिविटी को राष्ट्रवाद से जोड़ना चाहते हैं। मैं नकली हिंदुओं का जवाब नहीं देना चाहता। अरे नकली मुसलमान रमजान के अंदर नमाज छोड़ के, इबादत छोड़ के टीवी पे बैठे हैं। ये क्या रहा है नकली मुसलमानों का? कौन सी भाषा का हम प्रयोग नहीं कर सकते? आप अराजकता में विश्वास करने वाले हो, आप असली मुस्लिम नहीं हो, ये समझ लो। ये आपने दिखा दिया है रशीदी जी। आप जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हो, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर हमें राष्ट्रवाद पर बात करनी चाहिए, क्योंकि हम आज इस पूरी बहस को राष्ट्रवाद पर कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी तक ये बात नहीं समझ पा रहा। सरकार ने रमानी साहब, मैं आज फिर वापस लौट रहा हूं आप ही की बात पर। 2 राष्ट्रवाद क्या हिंदुस्तान में हो सकता है? हिंदुस्तान में तो सिर्फ एक राष्ट्रवाद की जगह है। अब आपको तय करना होगा, आपको बताना होगा कि वो दूसरा ऐसा कौन सा राष्ट्रवाद है जो हिंदुस्तान में चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसके हिंदुस्तान में जगह नहीं है।